Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 16 of chapter 2 Primary and Secondary Market of Financial Markets Management of class 11th. इससे पहले हम लोग 15th पार्ट्स के कर चुके हैं. अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जाकर देख सकते हैं और नहीं तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं. और आज का जो ये वीडियो है इसमें हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा कवर करने की. तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आप उसको पूरा देखें ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाए. ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कि इंटरेस्ट जो हमको डिबेंचर और बॉन्ड पर मिलता है वो क्या होता है. देखो, अगर आप 11th क्लास में हो, आप सभी का बैंक अकाउंट होगा बेसिकली. तो वहां पर आपको क्या है, जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो वो जमा करा जिस पैसा है उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है. इंटरेस्ट आपको कौन देता है? बैंक देता है. और मिलता किसको है? आपको मिलता है. ठीक है, तो इंटरेस्ट इज अमाउंट पेड बाय द बोरोवर. जिसने पैसा लिया होता है वो देता है इंटरेस्ट, और जिसने दिया होता है उसको मिलता है. ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट है वो एनुअली दिया जा सकता है, मतलब एक साल में एक बार, साल में दो बार, 3 महीने पर एक बार, एक महीने में एक बार, या फिर जो है उसको फेस वैल्यू पर दिया जाता है एंड इज पेड यूजुअली ऑन द फेस वैल्यू. उसको फेस वैल्यू मतलब कि जितना हमारा प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है बेसिकली उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है. तो ये हो गया इंटरेस्ट पेएबल जो कि होता है डिबेंचर और बॉन्ड पर. ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर है कि व्हाट आर द सेगमेंट्स इन डेट मार्केट इन इंडिया. अब डेट मार्केट के सेगमेंट्स क्या है इंडिया में? तो डेट मार्केट के अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो वो है 3 सेगमेंट. सबसे पहला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बॉन्ड्स, और तीसरा कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज. जो पहला है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसमें क्या आ जाता है, उसमें कोई सेंटर हो, कोई स्टेट हो, या फिर कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी अगर होती है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाती है. मानो कि उस सिक्योरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया हो, स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया हो, या फिर कोई भी स्टेट के संग स्पॉन्सर कोई कंपनी है ना, अगर कोई सिक्योरिटी को इशू किया है तो उसको बोला जाएगा स्टेट स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटीज. ये सारे जो सिक्योरिटीज होती हैं ये होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अगर हम रीसेंट पास की बात करें तो लोकल बॉडीज जैसे होती हैं म्यूनिसिपैलिटीज, उन्होंने भी अपने जो फंड्स हैं, अपने जो डेट मार्केट में अपने फंड्स को उतारना शुरू किया है. ठीक है, वहां से वो लोग अपने फंड्स को रेज करते हैं. लोकल बॉडीज जो होती हैं वो भी, तो वो भी आजकल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही मानी जाने लगी है. सम ऑफ द पीएसयू बॉन्ड्स आर टैक्स फ्री. ये बोल रहे हैं कि कुछ कुछ जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड्स होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, वाइल मोस्ट बॉन्ड्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट टैक्स फ्री. अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो वो टैक्स फ्री नहीं होती हैं. उस पर जो आपको डिविडेंड या फिर कुछ भी अगर मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है. बट अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड आपने खरीदा हुआ तो वो अगर हम देखें तो कुछ कुछ जो है वो टैक्स फ्री होते हैं जिस पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता. नेक्स्ट, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स कंप्राइज ऑफ कमर्शियल पेपर एंड बॉन्ड्स. कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में क्या क्या आ जाता है? कमर्शियल पेपर आ जाते हैं और बॉन्ड आ जाते हैं सिंपली. These bonds typically are structured to suit the requirements of investors and the issuing corporate and include a variety of tailor-made features with respect to interest payments and redemption. ये जो bonds होते हैं वो investors को ताकि सूट करे उन requirements के हिसाब से बनाए जाते हैं, और कुछ टेलर मतलब जो ऑटोमेटिक जो तरीके हैं ताकि इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाए, और रिडेम्पशन मतलब जब उसकी मेच्योरिटी होती है तब वो अपने आप से पता चल जाए. कुछ कुछ ऐसी सेटिंग्स की होती है उसमें. हु आर द पार्टिसिपेंट इन द डेट मार्केट. अब हम देखेंगे कि डेट मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले, गिवन द लार्ज साइज ऑफ द ट्रेड्स, डेट मार्केट इज प्रीडोमिनेंटली अ होलसेल मार्केट विद डोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन. अगर हम ट्रेड की वैल्यू देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रेड डेट मार्केट में होता है, और होलसेल मार्केट में एक प्रीडोमिनेंट बन चुका है ये. ठीक है, तो और इसमें अगर हम देखें कि डोमिनेंट कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो होते हैं द इन्वेस्टर्स इन द डेट मार्केट्स आर मेनली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स. ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि डेट मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं इंडिया में, तो आपको इन्हीं का नाम बताना है: बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स. ओके, अब आ जाते हैं आगे. आर बॉन्ड्स रेटेड फॉर देयर क्रेडिट क्वालिटी. क्या बॉन्ड्स को उनकी क्रेडिट क्वालिटी के लिए रेट किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है. और उनको रेट करने के लिए कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी होती हैं जो स्पेसिफिकली यही काम करती हैं कि वो बॉन्ड्स को रेट करें उनकी क्रेडिट क्वालिटी के बेसिस पर. जैसे कि क्रिसिल,
केयर, इकरा, फिच, समेरा। ये जो 5 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इनके फुल फॉर्म भी आपके बुक में आगे या पीछे कहीं दे रखे होंगे, तो आप वहां से इसको देख लेना। फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज्यादा। और बाकी आपको इनका नाम भी याद रखना है कि ये हैं पांचों इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। द यील्ड ऑन अ बॉन्ड वेरीज इनवर्सली विद इट्स क्रेडिट सेफ्टी रेटिंग। मतलब कि जो यील्ड होती है बॉन्ड्स पर, वो इनवर्स होती है क्रेडिट रेटिंग के। द सेफर द इंस्ट्रूमेंट द लोअर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड। जितना इंस्ट्रूमेंट आपका सेफ होगा उतनी ही कम इंटरेस्ट रेट ऑफर की जाती है पब्लिक को, ठीक है। हाउ कैन वन एक्वायर सिक्योरिटीज इन द डेट मार्केट। अब ये कह रहे हैं कि डेट मार्केट में कोई बंदा कैसे सिक्योरिटीज को ले सकता है। तो यहाँ पर हम आ जाएं तो ये बोल रहे हैं कि यू मे सब्सक्राइब टू इशूज मेड बाय गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स इन द प्राइमरी मार्केट। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब बता सकते हो कि भाई देखो मेरे को आपकी सिक्योरिटीज लेनी है प्राइमरी मार्केट में, एंड इफ यू आर ट्रेडिंग इन अ सेकेंडरी मार्केट, तो आपको वहां पर आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उन्हीं से खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया तरीका कि हम डेट मार्केट में सिक्योरिटीज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस का क्या मतलब होता है? मिसलेनियस का मतलब होता है कि बहुत सारी जो चीजें हैं उसको मिलाकर एक बार में आपके सामने रखा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई भी चैप्टर होता है, जैसे कि मैथ्स का जो एक्सरसाइज होता है उसके पीछे भी मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, जिसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वही चीज है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट एक्शन, कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। कॉर्पोरेट एक्शन टेंड टू हैव अ बियरिंग ऑन द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। देखो कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन, अभी हमें ही नहीं पता कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। अभी सिर्फ इतना सुनो कि कॉर्पोरेट एक्शन अगर कोई कंपनी ले रही है तो उसका जो इफेक्ट है वो सीधा सीधा किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी के प्राइस पर पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। When a company announces a corporate action, it is initiating a process that will bring actual change to its securities, either in terms of number of shares. मान लो कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन निकाल रही है, अनाउंस कर रही है, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने वाले हैं शेयर होल्डर्स के पास में, ठीक है। या फिर उस कंपनी की जो सिक्योरिटीज हैं उसकी फेस वैल्यू में चेंज आने वाला है, ठीक है। या फिर उस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो किसी नई कंपनी के शेयर्स को रिसीव कर रहे हैं, और वो नई कंपनी कैसी है कि मेरी कंपनी मान लो डूब रही थी, मैंने दूसरी बड़ी सी कंपनी के संग मर्ज कर लिया। अब जो कंपनी का नाम होगा, सब काम होगा, सब थोड़ा सा काम तो मतलब ज्यादा सेम ही रहेगा, बट जो नाम होगा वो बदल जाएगा। तो ये एक तरीके से नई कंपनी हो गई। तो अब जो यहाँ के जो शेयर होल्डर्स थे वो यहाँ पर जाएंगे, और मतलब यहाँ पर नहीं जाएंगे, अब तो ये एक ही हो गया ना। तो यहाँ पर अब नई कंपनी के शेयर जब खरीद रहे हैं तो इसको भी हम बोलेंगे कॉर्पोरेट एक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। यहाँ पर एक और चीज है जिसको हम पढ़ लेते हैं। Corporate actions are typically agreed upon a company's board of directors and authorized by the shareholder. Corporate action जो होते हैं वो कौन लेता है? कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसको वो लोग लेते हैं कॉर्पोरेट एक्शन, और शेयर होल्डर से भी पूछा जाता है, उनसे भी बात की जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर होता है जो, वो कंपनी में कुछ ओनरशिप भी रखता है, वो एक कंपनी का जो ओनर भी कहलाता है, तो उससे भी बात करना इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि कॉर्पोरेट एक्शन हम अब क्या समझे कि भाई क्या है कॉर्पोरेट एक्शन। तो अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट एक्शन। डिविडेंड क्या होता है ये हम नीचे पढ़ेंगे, आप वीडियो को देखते रहें। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, राइट इशूज आपको पता है क्या होता है, बोनस इशू, ऐसी ऐसी जो चीजें जब कंपनी निकालती है तो इसको बोला जाता है कि कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी ने लिया है। और गाइज यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लो, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट मुझसे पर्सनली कुछ भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो कि कमेंट्स में नहीं हो पाता। वहाँ पर मैं उनको ऑडियो में भी आंसर दे देती हूँ, शेयर कर देती हूँ उनके पास, जो कि कमेंट्स में आपको ऐसे में फोटो या फिर ऑडियो नहीं भेज सकती। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अब हम आते हैं व्हाट इज मेंट बाय डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनीज। अब हम देखेंगे कि भाई डिविडेंड क्या होता है। तो रिटर्न्स रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर्स इन इक्विटीज कम इन टू फॉर्म्स। देखो अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो आपको दो तरीके से रिटर्न मिलेगा। पहला जो तरीका है वो आपकी जो वैल्यू है उसमें ग्रोथ आ जाएगी। मान लो
कि आपने जब शेयर खरीदा था किसी कंपनी का, तब उसका एक शेयर 10 रुपए का था। आप उसको 5 साल आपने अपने पास रखा और अब आपको उसको बेचना है, तो आपको देखना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि नहीं। तो भाई जो आपके जो शेयर का प्राइस था, आपने वो 10 रुपए में खरीदा था, बट आप देख रहे हो कि 5 साल आपने उसको अपने पास रखा और वही सेम सिक्योरिटी का जो प्राइस था वो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए हो गया। ठीक है, तो आपने जो चीज 10 रुपए में खरीदी, अब आप उसको 500 रुपए में बेच सकते हो। तो ये तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ मतलब प्रॉफिट और कितना कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो ये आपकी वैल्यू में ग्रोथ हो रहा है। दूसरा जो टाइप है वो है डिविडेंड। हमें कुछ डिविडेंड मिलता है। अब हम देखेंगे कि डिविडेंड होता क्या है। सॉरी, डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ अ कंपनीज अर्निंग टू शेयर होल्डर। देखो, मान लो कि आपने कंपनी में पैसा लगाया, तो आपका जो पैसा है वो कंपनी कहीं और लगाएगी। कहीं और का मतलब अपना प्रोडक्शन करेगी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, कुछ भी करेगी, उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करेगी। अब जो कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसको जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो रिटर्न्स उसको मिल रहे हैं, उसमें से जो कंपनी है वो आपको कुछ ना कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को देती है। क्यों? क्योंकि आप ही ने तो उनकी हेल्प करी थी ना। और आपने उनकी हेल्प क्यों करी? आप पागल थोड़े बैठे हो, नहीं, आपको भी पता है कि उधर से भी मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तभी आप हेल्प कर रहे हो। तो वो जो बेनिफिट का जो कुछ पार्ट है, कंपनी ने जो कमाया है उसका कुछ हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये आपको साल में यूजुअली अगर हम बात करें तो ट्वाइस, 2 बार मिलता है। एक फाइनल डिविडेंड के तौर पर और एक इंटरिम डिविडेंड के तौर पर। ठीक है, डिविडेंड इज देयरफॉर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, जिसको पर शेयर बेसिस पर दिया जाता है। अब आ जाते हैं आगे और हम बात कर लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। देखो, जब आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हो, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि भाई वो कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, या फिर कुछ अलग अलग चीजें। ठीक है, तो अब हम उसमें जानेंगे कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड जो होता है, इसको आप वीडियो को देखते रहो, मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी तो बाद में उसको और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। Dividend yield gives the relationship between the current price of a stock and dividend paid by its issuing company during the last 12 months. डिविडेंड यील्ड जो होता है वो एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, जो करंट प्राइस ऑफ स्टॉक है उसके, और जो डिविडेंड कंपनी ने लास्ट ईयर मतलब लास्ट 12 मंथ्स में दिया। ठीक है, इसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो हमको डिविडेंड यील्ड से पता चलता है। अब देखते हैं, मान लो कि जो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का वो है 90 और ये है 90। ठीक है, और जो डिविडेंड कंपनी ने दिया है पास्ट ईयर जो डिविडेंड है, इसको मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पास्ट ईयर का जो डिविडेंड है मैंने उसको लिख दिया 9, डिवाइडिंग इट बाय द करंट स्टॉक प्राइस। करंट स्टॉक प्राइस जो है हमारा चल रहा है 90। ठीक है, इसको हम करेंगे इनटू 100 से। मैंने इसको गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10%। तो आपको दिख रहा है कि आपका डिविडेंड यील्ड कितना निकल कर आया है, वो निकल कर आया 10%। तो आप देख रहे हो कि भाई जो कंपनी 10% का डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छी है, तो मुझे इस कंपनी में पैसा लगा देना चाहिए, है ना। तो ये एक फैक्टर है। बट मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, या फिर ऐसा कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड यील्ड को देखकर ही पैसा लगा दो। बट नहीं, ये एक फैक्टर है जिसको हम देखते हैं किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और लिखा है, उसको एक बार समझते हैं। हिस्टोरिकली अ हायर डिविडेंड यील्ड हैज बीन कंसिडर्ड टू बी डिजायरेबल अमंग इन्वेस्टर्स। अगर हम देखें हिस्टोरिकली, तो जो इन्वेस्टर्स थे वो हमेशा से ये चाहते थे कि हायर डिविडेंड यील्ड हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, a high dividend yield is considered to be evidence that a stock is underpriced, whereas a low dividend yield is considered evidence that the stock is overpriced. अगर किसी भी कंपनी में आपको दिख रहा है कि जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो उसके स्टॉक के प्राइसेस होंगे वो काफ़ी कम होंगे। ठीक है, ये अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात कर लें और ये स्टॉक प्राइस की बात कर लें। एक दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर डिविडेंड यील्ड नीचे है तो जो स्टॉक प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। डिविडेंड यील्ड अगर कम आता है तो स्टॉक के जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। चलो आगे आ जाते हैं।
आगे क्या लिखा हुआ है, अ नोट ऑफ क्वेश्चन हेयर दो, यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं, देयर हैव बीन कंपनीज इन द पास्ट व्हिच हैड अ रिकॉर्ड ऑफ हाई डिविडेंड यील्ड ओनली टू गो बस्ट इन लेटर ईयर्स। बता रहे हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज पास्ट में रह चुकी हैं जो कि हाई डिविडेंड यील्ड थे, बट लास्ट मतलब उनके जो रिजल्ट होते हैं वो उतने बेटर नहीं होते। डिविडेंड yield therefore can be only one of the factors in determining future performance of a company। इसलिए जो डिविडेंड yield है, कहते हैं कि कोई मतलब वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है कि हम देखें कि भाई किसी कंपनी का फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, अब एक सबसे पहले एग्जांपल देंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। देखो, मान लो कि मेरे पास 2 बॉल है, ठीक है, 2 बॉल है, 2 ही बच्चे हैं, मैंने एक बॉल दोनों बच्चों को दे दिया। मेरे पास अब 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चे लाइन में खड़े हैं कि भाई मुझे ये बॉल चाहिए, या फिर मान लो कुछ खाने का सामान है, ठीक है, इतना इतना क्वांटिटी में, तो 4 बच्चे हो गए। मैं क्या करूंगी, मैंने इसको आधा आधा कर दिया, आधा इसको, आधा इसको, आधा इसको, आधा इसको, ठीक है। अभी मेरे पास बच्चे हो गए 8, मैंने इसको फिर से आधा आधा कर दिया, फिर मेरे पास हो गए और भी ज्यादा, मैं इसको फिर से आधा कर दिया, फिर और भी ज्यादा है, फिर मैंने इसको फिर से आधा कर दिया। मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये कोई मजाक चल रहा है? नहीं, ये हो रहा है कि जो मेरी क्वांटिटी थी, जो मेरी बॉल्स थी, मतलब जो भी मेरा खाने का जो भी चीज था, ये जो भी कुछ भी था, वो इक्वल है, वो अभी भी उसका जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, वो सेम है। बट हो क्या रहा है, मैं इन चीजों को बहुत सारे लोगों के बीच में डिवाइड कर रही हूँ ताकि सब कोई खुश हो जाए, है ना। अगर मैं सिर्फ 2 बच्चों को दे दूंगी पूरा पूरा उठाकर, तो बाकी सारे तो नाराज हो जाएंगे ना मेरे से, बट मुझे सबको खुश करना है, तो मैंने क्या करा, थोड़ा 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 सबको दे दिया। अब पर अगर मैं देखूं कि मेरा टोटल क्वांटिटी चेंज हुआ कि नहीं, तो नहीं भाई, टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, जो लेने वाले थे वो क्वांटिटी में चेंज हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या बता रही हूं मैं। अ स्टॉक स्प्लिट इज अ कॉर्पोरेट एक्शन। सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है which splits the existing shares of a particular face value into smaller denomination। क्या करते हैं कि मान लो कि कुछ मेरे शेयर्स थे जो कि 50,000 रुपए के थे, ठीक है, जिसको मैंने सिर्फ 2 लोगों को दे रखा था, तो मैंने उसको 25,000 में दे दिया था। ये चलो एग्जाम्पल बाद में, पहले ही मैं यहाँ बताती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो फेस वैल्यू है, मान लो कि वो बहुत बड़ा सा अमाउंट है, तो उसको स्प्लिट कर देंगे, उसको छोटा छोटा कर देंगे, ताकि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी हैं जो उसको खरीद पाए। अब देखते हैं कैसे। 50,000 रुपए थे मेरे पास, है ना, और 2 ही शेयर होल्डर्स थे, तो 2 को मैंने दे दिया 25,000 रुपए, दोनों ने मुझे दे दिए मिलके। अब कुछ छोटे इन्वेस्टर्स भी हैं जो मेरी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, पर उनके पास 25,000 रुपए नहीं है लगाने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, मान लो कि मेरे पास 5 हो गए, 5 शेयर होल्डर्स आ गए, तो मैं इसको कैसे करूंगी, तो एक जो शेयर होल्डर है उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10,000। पहले एक शेयर 50,000 का था, फिर वो 25,000 का हो गया, अब वो 10,000 का हो गया। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास 10 लोग हैं, अब मेरे पास 10 लोग हैं, तो मैं क्या करूंगी, 5,000 5,000 में हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, फेस वैल्यू जो मेन जो वैल्यू था वो सेम है, पर जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है मेरे, वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैंने यहाँ पर 2 लिखा था, फिर मैंने 5 लिखा, अब मैंने 10 लिख दिया। जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, पर जो टोटल जो क्वांटिटी है वो नहीं बढ़ रही, वो सेम है। ठीक है, वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यही होता है स्टॉक का स्प्लिट करना, कि क्या करते हैं हम, बड़ा सा जो फेस वैल्यू होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी उन शेयर्स को खरीद सकें। ठीक है, अभी यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो आपको लगेगा कि मैंने ये पढ़ाया नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी ये नीचे आपको इसमें दे रखी है, मैं आपको वो टेबल बता देती हूँ। तो एक बार पहले मैं इसको साफ कर दूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ, तो आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैं ये क्या बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो पेन चेंज कर लेते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 2 for 1 स्प्लिट, मतलब एक शेयर था उसको मैंने 2 में कर दिया। स्प्लिट करने से पहले जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो थे 100 मिलियन, और स्प्लिट करने के बाद पोस्ट स्प्लिट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, 200 मिलियन हो जाते हैं। अगर मैं इसको देखूं जो मैं आप स्क्रीन पर बना रही हूं, तो ये एक चीज था, मैंने इसको आधा आधा डिवाइड कर दिया, पहले ही सिर्फ एक था, अभी कितना हो गया, 2 हो गया, दुगना हो गया ना।
तो यहाँ पर भी यही हुआ, एक शेयर था पहले, वो एक ही इंसान के पास था, अब वही एक शेयर दो इंसानों में बट गया, तो दुगना तो होना ही है, और शेयर का जो प्राइस है वो भी कम होगा। पहले एक बंदा ही 40 रुपए दे रहा था, अब वो एक बंदा सिर्फ 20 रुपीज देगा। मान लो कि मैं किसी दुकान पर 1 किलो चीनी लेने जाती हूँ, तो अगर मैं 1 किलो चीनी लूंगी तो मैं 40 रुपीज पे करूंगी, और अगर मैं आधा किलो चीनी लूंगी, 500 ग्राम चीनी लूंगी अगर, तो क्या करूंगी, तो भी मैं 40 रुपए देकर आ जाऊंगी? नहीं, तो मैं 20 रुपए दूंगी, क्योंकि भाई मैंने तो सामान तो आधा आधा लिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो प्राइस है वो आधा आधा हो जाएगा। जो एक शेयर पहले एक बंदे का को मिल रहा था, वही एक शेयर अब दो बंदे ले रहे हैं, तो पैसा भी तो डिवाइड करेंगे, इसलिए 20-20 कर दिया। बट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सेम है। ठीक है, जो टोटल जो क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर सारी चीजें जो है वो 4 टाइम्स बढ़ चुकी हैं, 40 था प्राइस, अब 10 हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।